ये मोदी जी के मन की बात का 100वां संस्करण 30 अप्रैल को प्रसारित होने जा रहा है। इसके संबंध में आज तक के मन की बात का क्या इफेक्ट रहा पूरे जनमानस में, समाज में और देश को उससे कितनी मजबूती मिली, इन सब चीज़ों का उल्लेख और एक अपील है कि सब लोग 30 अप्रैल को 11 बजे मन की बात उत्साहपूर्वक सुने और उससे जो जहाँ चीज़ें निकल के समाज के बारे में काम करने वाले व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं के जो प्रेरणादायी काम होते हैं उससे प्रेरणा ले लो और उसके अनुसार समाज और देश के निर्माण में अपनी सहभागिता दें। ये 100वां संस्करण जो मन की बात कार्यक्रम की, इसकी रूपरेखा रीवा में क्या होगी, कहाँ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे? हर विधानसभा में 100 जगहों पर ये हम लोग आयोजित कर रहे हैं। बाकी समाज के लोग तो और भी कर रहे हैं और संस्थाएं कर रही हैं, पर हम लोग, हमारा संगठन या और हम लोग हर विधानसभा में 100 जगह, मतलब 800 जगह तो हमारे लोगों की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और हर कार्यक्रम में 100, 200, 1000 इस तरह की संख्या हो, ये प्रयास हो रहा है। ग्राम पंचायतों में होगी कि जनपद में? नहीं, वो जनपद ग्राम पंचायतों में तो अलग होगा ही। हम भारतीय जनता पार्टी का संगठन और विधायक, सांसद, ये लोग भी अपने हर विधानसभा में 100 जगहों पर ये होगा। बाकी जगह तो सरकारी संस्थाएं अगर करती, कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई अपने घर में कर रहा है, समूह को बुला कर रहा है, वो तो अलग है। ये 100वीं मन की बात होगी, इसके माध्यम से प्रधानमंत्री क्या कुछ खास संदेश देने वाले हैं देश को? अब निश्चित रूप से 100वां संस्करण है जो कि आज तक के दुनिया के इतिहास में किसी भी शासनाध्यक्ष द्वारा जनता से सीधा संवाद करने का ये अपने आप में एक रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी शासनाध्यक्ष ने लगातार नियमित रूप से इतने लोगों से बात नहीं की। तो ये 100वां संस्करण है, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ अद्भुत काम करने वाले लोगों का वो जरूर उल्लेख करेंगे। प्रधानमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल है, क्या मतलब किस तरह से मानते हैं कि ये दूसरे कार्यकाल को, और आगामी क्या रणनीति होगी? दूसरे कार्यकाल तक जो गरीब से गरीब आदमी के उत्थान से लेकर के और राष्ट्र के अधोभूत संरचनाओं के निर्माण तक और सेना के संसाधनों में वृद्धि और निर्यात, इन सारे तथ्यों को अगर देखें तो इस देश का गरीब मजबूत हुआ है। इस देश में राष्ट्र के प्रति एक आशा का सकारात्मक सोच पैदा हुई है, वृद्धि हुई है, सकारात्मक सोच में वृद्धि हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के गौरव को सम्मान मिला है। तो अगर इतना है कुल मिलाकर के, अगर हम कह सकते हैं व्यक्ति से लेकर के पूरे दुनिया में देश का उत्थान, उसके गौरव में वृद्धि, उसकी बात का वह मूल्य, इन सब चीज़ों का वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो जिन मुद्दों को लेके आगे मतलब चुनाव में आई, लगभग कई मुद्दे फुलफिल हुए हैं। अब आगामी चुनाव में किन मुद्दों को लेके आप जाएंगे, किस तरह की व्यवस्था है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका प्रयास का बल, सबको साथ मिल करके चल रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि समाज का हर तबका देश के साथ, हमारे साथ मिल करके देश के निर्माण में आगे आए और सब लोग मिल करके इस राष्ट्र का निर्माण करें, जिससे देश को जो और अभी
कई लक्ष्य हासिल करने हैं, उन लक्ष्यों की ओर हम उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें। ये लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई की आप क्या कहेंगे? महंगाई बेरोजगारी तो बहुत ही हो रही है, महंगाई कई साथी विभागों में भर्ती बन रहे हैं। महंगाई दुनिया में अगर सबसे कम महंगाई है तो भारतवर्ष में सबसे कम महंगाई, मैं इसको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सबसे कम महंगाई है तो भारत में है। हमारी महंगाई की दर लगभग 6-7% के आसपास है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें 10% से ऊपर महंगाई की दर ना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, दक्षिण अफ्रीकी देशों को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लंका, ये सब आपके सामने है, म्यांमार, जापान। तो विकसित और विकासशील और गरीब तीनों प्रकार के देशों में महंगाई है और दुनिया में सबसे कम महंगाई भारत में। बेरोजगारी के लिए क्या करें? बेरोजगारी के लिए भी कई तरह के प्रयास हो रहे हैं और कौशल उन्नयन के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट हो, क्योंकि आप भी लोग छापते हैं और दिखाते हैं कि जितने कौशलपूर्ण लोगों की आवश्यकता है उतने अपने देश में उपलब्ध ही नहीं। अधिक कौशल की मांग जापान में और पूरी दुनिया में एक अच्छे इंजीनियर की, अच्छे बिजनेसमैन की, अच्छे व्यवस्थापक की, अच्छे डॉक्टर की, अच्छे प्लम्बर की, अच्छे इलेक्ट्रीशियन की, ये पूरी दुनिया में मांग है। ड्राइवर की, अच्छे ड्राइवर की। तो इस तरह के लोगों को देश के अंदर और देश के बाहर भी जिनकी आवश्यकता है उनको हम कौशल उन्नयन का मुख्य रूप से टारगेट हमारा है। आप सरकारी विभाग को नौकरी के लिए क्या बताते हैं? इसलिए कई सरकारी विभाग में स्टाफ की कमी है, वो है, और उसमें भर्ती भी नहीं हो रही, रिटायरमेंट जरूर हो रहे हैं। नहीं, अभी तो मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 2 लाख लोगों को तो अभी दे रहे हैं, परीक्षाएं और आयोजित हो रही हैं। लगभग 3 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार का है। केंद्र सरकार ने भी 2 लाख लोगों को, 3 लाख लोगों को जॉब दिया है और भी हो रहा है। तो एक सरकारी प्रक्रिया और सरकारी तंत्र की व्यवस्था अलग है, लेकिन हम सरकारी नौकरियों के आधार पर रोजगार को अगर मापेंगे तो वो फिर मापदंड सही नहीं होगा। सही मापदंड रोजगार देना है और रोजगार के साधन बहुत विस्तृत है और विस्तृत। हर लड़का पढ़ लिख के चाहता है कि सरकारी नौकरी पाए। सरकारी नौकरी तो बिल्कुल हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव ही नहीं है, क्योंकि 12 से 14 करोड़ लोगों को काम चाहिए और इतना तो संभव ही नहीं है। जगह तो खाली है सरकारी विभाग, सरकारी जगह खाली, पैसा कहाँ है? मतलब पैसा दिए थे उतना जितना तंत्र की आवश्यकता है उस अनुपात में हमको अर्थव्यवस्था को भी तो देखना है। अगर हम 70% केवल प्रशासनिक व्यवस्था में लगाएंगे तो विकास के काम कहाँ से होंगे? पुरानी पेंशन को लेकर के काफी विरोध चल रहा है। लोग कमेटी बनी है, केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगी और उसके आधार पर दोनों योजनाओं के गुण दोषों के का समन्वित मॉडल कोई आने वाला है और उसके आधार पर पेंशन स्कीम बनेगी। मतलब पेंशन स्कीम बदलाव होगा। जो पुराना है, मतलब जो नई पेंशन स्कीम है उसमें क्या और सुधार हो सकता है, पुरानी पेंशन स्कीम की योजनाओं को किस तरह से लागू किया जा सकता है, उस पर एक कमेटी बनी विचार कर रही है। प्रधानमंत्री जी अभी रीवा उनका आगमन हुआ। विपक्ष का ये मानना है कि जो पुरानी योजनाएं संचालित हो रही थी उन पर उनने बात की, कोई नई उपलब्धि क्या है जो उन्होंने रीवा को अभी देगी? 3200 करोड़ रुपए की शुद्ध पेयजल देने की योजना, पूरे संभाग को 7000 करोड़ रुपए पेयजल देने की योजना। इसको यहाँ तो ठीक है, कल हमारे एक अमेरिका के मित्र हैं, उन्होंने टेलीफोन किया कि क्या है ये, तो हमने कहा कि आपको मिनरल वाटर मिलता है वहाँ
लेकिन आपके परिवार के लोग यहाँ लोहे का पानी पीते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि लोहे का पानी छोड़ करके हमारे परिवार के लोग या रीवा जिले के लोग भी शुद्ध पानी पिए? तो इससे बड़ी आज शुद्ध पेय पानी की वजह, अशुद्ध पानी की वजह से, दूषित पानी की वजह से, चाहे वो पेट की बीमारी हो, चाहे जितनी भी बीमारियां हैं उनमें 70% बीमारियां दूषित पानी की वजह से हो रही हैं। और अगर हम शुद्ध पेय पानी के लिए 3200 करोड़ बाण सागर की नहरों से भी ज्यादा पैसा हम शुद्ध पेयजल के लिए खर्च कर रहे हैं, तो इससे बड़ा माने योजना क्या हो सकती है हमारे लिए?